A very warm good morning to all the respected teachers, my dear students, my dear friends, all the musical enthusiasts. Today myself Tushar Goyal and I am here to have a very interactive session about today's topic, classification of the musical instruments and the language of tabla. Before starting today's class, I want to make you a reminder. आज की कक्षा में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है, गुरु पूर्णिमा का अवसर है आज, और मैं आज की जो क्लास है अपने गुरुओं को समर्पित करते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा। एंड बीइंग एज योर टीचर, आई जस्ट ब्लेस, wish and pray for all of you regarding the abundance, knowledge and prosperity, wellness and success in your respective fields. तो आज की कक्षा का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। लैंग्वेज ऑफ तबला सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारतीय संगीत में, पूरे विश्व भर का जो संगीत है उसमें साजों को, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हिंदी में साज कहते हैं, कितने तरीके में, कितने तरह में बांटा गया है। मतलब कुछ होते हैं जो हाथ से बजते हैं, कुछ होते हैं जो हवा से मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो स्टिक से बजते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स में आपने देखा होगा जो बेस होता है वो पैरों से बजता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का हर एक कैटेगरी है, वो किस किस कैटेगरी में आता है, राइट। तो धीरे धीरे सारी मैं आज कैटेगरी आपको छोटा छोटा करके थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि तबला किस में है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स किस किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर एक ट्रिटिसाइज है जो कि शारंग देव जी द्वारा 13वीं सेंचुरी में लिखा गया था, राइट। तो उन्होंने जो साजों का विभागीकरण है वो 4 भागों में बांटा है। कैसे? एक कहा उन्होंने सुशीर वाद्य, फिर हुआ तत्व वाद्य मतलब तंत्र वाद्य, फिर अवनद वाद्य, फिर घन वाद्य, ठीक है। संगीत रत्नाकर में शारंग देव जी ने वो बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने पूरा एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, ये लिखा 13वीं सेंचुरी में लिखा। तो उन्होंने विभागीकरण 4 भागों में किया। क्या क्या? सुशीर वाद्य, तंत्र वाद्य, घन वाद्य और अवनद वाद्य, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सुशीर वाद्य क्या होता है? सुशीर मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सुशीर मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सुशीर वाद्य को ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी नाम हुआ सुशीर वाद्य और इंग्लिश नाम हुआ विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो कभी भी आप लोग पढ़ोगे कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसका हिंदी में नाम है सुशीर, सुशीर वाद्य, इसको याद रखना। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। साज मतलब इंस्ट्रूमेंट, बट जनरली हम लोग वाद्य को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, राइट। तो सुशीर वाद्य मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट, सुशीर मतलब विंड, ओके। विंड, आप विंड से क्या समझ रहे हो? विंड मतलब हवा, है ना। तो विंड की वजह से जब साउंड प्रोड्यूस हो किसी वाद्य में से, तो वो हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, ठीक। तो सुशीर वाद्य जो आवाज जो आती है, रेजोनेंस जो आती है, जो गूंज आती है सुशीर वाद्य से, वो आती है हवा के द्वारा। अब हवा या तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हवा, या फिर हमारी बॉडी से जो हवा, मतलब जो हमारे मुंह से जो हवा है उससे, ठीक है। तो सुशीर वाद्य आप समझे विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जब हम साउंड को जो प्रोड्यूस करते हैं विंड के द्वारा करते हैं, मतलब हवा के द्वारा, ठीक है। अच्छा, हवा के द्वारा हम साउंड एक तो मुंह से कर सकते हैं, और जो हमारा आसपास का वातावरण है, यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो हवा है उसके द्वारा। तो आप क्या, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं जो मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आए, जो आपने देखा हो कि अच्छा यार इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में मुंह से आवाज निकलती है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो एम्बियंस में जो हमारी हवा है, जो हमारी सराउंडिंग्स में हवा है, वहां से आवाज आती है, उसके द्वारा आवाज आती है। तो आप मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आए? फ्लूट, फ्लूट आपने देखा है सबने। सो फ्लूट में क्या होता है, फ्लूट जो बजाते हैं तो जो हमारे मुंह की जो हवा है, हम बॉडी से हवा को थ्रो करते हैं, और फ्लूट में वो जो होल्स है फ्लूट के, जब हवा वहां से गुजरती है तो हमारी साउंड
पैदा होती है, राइट? तो फ्लूट कौन सी कैटेगरी में है? विंड इंस्ट्रूमेंट, राइट है ना? तो विंड इंस्ट्रूमेंट में फ्लूट, ये मतलब बेसिक एग्जांपल है जो एक लेमैन समझता है कि अच्छा विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब फ्लूट। क्यों? क्योंकि सुशीर वाद्य है, विंड से, जो हवा से साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए फ्लूट। अब मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा, आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल बाय शोइंग अ प्रेजेंटेशन। तो अब देखो, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ना, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने बताया सबसे पहले फ्लूट आया। आप खुद सोचना उस बात को कि क्यों ये विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आया। पहले है फ्लूट, राइट? वो मैंने आपको समझा दिया फ्लूट क्यों सुशीर वाद्य है। क्योंकि इन सारे इंस्ट्रूमेंट, ये जो भी 6 इंस्ट्रूमेंट्स ये जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो साउंड आती है वो विंड से आती है। मतलब या तो सराउंडिंग की हवा या हमारे जो बॉडी की हवा है वहां से। तो पहला है फ्लूट, राइट? दूसरा है शहनाई। शहनाई, शहनाई भी आपको पता है ऐसे करके बजाया जाता है शहनाई, राइट? और हम मुंह से हवा देते हैं, राइट? तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो शहनाई विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आया, राइट? अब तीसरा है सैक्सोफोन, राइट? सैक्सोफोन और ट्रम्पेट विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कई लोग इसको कहते हैं ब्रास इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो मेटल से बने हैं, राइट? ब्रास मतलब पीतल। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ब्रास इंस्ट्रूमेंट विंड इंस्ट्रूमेंट एक साथ लिखा हुआ है तो क्या क्या हो गया, मतलब ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ब्रास इंस्ट्रूमेंट, ब्रास पीतल। तो ये जो ट्रम्पेट सैक्सोफोन देख रहे हो आप लोग, ये पीतल से बना हुआ है, राइट? मेटेलिक फॉर्म में बनाया जाता है ये। और इनमें भी आप देखोगे कि हम हवा फेंकते हैं तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप ट्रम्पेट, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जो बैंड में हमारे जैसे कि शादियों में जो बैंड होता है, वो ट्रम्पेट में वो बहुत यूज करते हैं वो लोग, ठीक है? तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, राइट? तो आप याद रखना, बैंड बाजे में ट्रम्पेट का यूज होता है। एंड रिपब्लिक डे की परेड्स में भी, मतलब मिलिट्री में भी ट्रम्पेट का बहुत यूज किया जाता है। सैक्सोफोन एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है ना? चौथा, पांचवा, हारमोनियम, अकॉर्डियन। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो हम बॉडी का यूज कैसे करेंगे, हवा का? तो इसमें सराउंडिंग की जो हवा है, आप देख सकते हो हारमोनियम में ना पीछे होल्स हैं। ये जो व्हाइट कलर की जो एक बोर्ड सा है ना, व्हाइट कलर की एक प्लेट है, इसमें पीछे होल्स हैं। तो इसमें एक पर्दा है, पूरा ना पर्दा लगा होता है। जब हम जो एक वो होता है आगे पीछे करने, जो हम जिससे हारमोनियम की जिससे हवा भरते हैं, तो उस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन को वो जो पर्दा है, यहाँ पे जो पर्दा लगा होता है, वो उस हवा को कंट्रोल करता है और उसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो हवा ही है। तो हारमोनियम, अकॉर्डियन, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये हुए विंड इंस्ट्रूमेंट की बात, मतलब हिंदी में सुशीर वाद्य और इंग्लिश में विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स आप इसको मतलब सेकंड प्रेफरेंस रखिएगा, मेन कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। और कहीं कहीं देखोगे आप लोग विंड इंस्ट्रूमेंट्स को एरोफोन्स कहते हैं। एरोफोन्स, एरो मतलब एयर, ठीक है? तो 3 नाम मैंने बताया, वो आप लिख लीजिएगा प्लीज। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, एरोफोन्स, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में सुशीर वाद्य, राइट? तो ये खत्म हुई पहली कैटेगरी, सुशीर वाद्य, ठीक है? सुशीर वाद्य। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग समझ रहे होंगे आप। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब स्ट्रिंग, जहां प्रोडक्शन, जो साउंड का जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रिंग के थ्रू हो, ठीक है? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हिंदी में तंत्र वाद्य है, तत्वाद्य भी कहते हैं, तत्वाद्य। और कहीं कहीं बुक्स में कॉर्डोफोन्स भी कहा गया है, कॉर्डोफोन्स, ठीक है? तो मैंने इसके 3 नाम बताए, तंत्रवाद्य या तत्वाद्य। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इंग्लिश में आप हर जगह देखेंगे, और कॉर्डोफोन्स। कॉर्डोफोन से समझ में आ रहा है कॉर्ड्स। कॉर्ड से आप लोग याद रखना कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं। अच्छा, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ कोर्स अगर साउंड हमारी स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होती है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग से बनता होगा, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी होती होंगी, तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता होगा। तो जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हो, इस पेज पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जब हमारा साउंड, अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से कैसे निकाल सकते हैं साउंड? या तो खींच के, मतलब प्लग करके, राइट? या फिर उस पे हम हिट करके, स्ट्राइक करके, राइट? और तो कोई तरीका है नहीं। जैसे सुशीर वाद्य में मैंने बताया, 2 तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, या तो हमारी बॉडी की हवा से या फिर हमारी सराउंडिंग्स की हवा से, और कोई तो चारा है नहीं।
तो ऐसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से या तो हम प्लग करके या उस पर स्ट्राइक करके, राइट। ठीक है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारी वायर्स यूज होती हैं, जो स्ट्रिंग्स यूज होती हैं, वो कभी कभी मतलब पुराने जमाने में उससे रेशम से बनाई जाती थी। आज भी बहुत स्ट्रिंग्स रेशम से बनाई जाती हैं। आजकल बहुत तरीके की स्ट्रिंग्स मार्केट में आ गई हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाई जाती हैं। तो गिटार, उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं ऊपर, है ना, स्ट्रिंग्स लगी होती है ना, तो वो हमारा किस कैटेगरी में है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब गिटार आपने देखा होगा, उसको बजाने का एक तरीका है, वो हम नाखूनों से नहीं बजा सकते, कई लोग बजाते हैं। तो गिटार को बजाने का एक छोटा सा वो आता है, प्लेक्ट्रम कहते हैं उसको, प्लेक्ट्रम। उसको आप लोग लिख लेना, प्लेक्ट्रम कहते हैं, राइट। तो प्लेक्ट्रम की वजह से, प्लेक्ट्रम की हेल्प से हम गिटार को बजाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, गिटार को किसकी मदद से बजाते हैं? प्लेक्ट्रम। वो छोटी सी एक ट्रायंगल शेप में ना ऐसे करके एक छोटी सी चिप होती है, उसको हाथ में पकड़ के फिर बजाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब नाखून से बजाते हैं ना स्ट्रिंग्स पे, तो नाखून टूटने का डर रहता है, राइट। तो इसलिए हम कुछ हेल्प लेते हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स की, जैसे प्लेक्ट्रम हो गया। अब आप लोगों ने सितार देखा है, राइट। सितार में स्ट्रिंग्स होती है ना, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सितार क्या है, वो फिर नाखून से तो दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने बताया नाखून निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, बहुत मेटेलिक होती है, और एकदम से जब उस पे हमारी जो प्रोडक्शन एकदम से करते हैं ना, तो हमारे नाखून निकलने का बहुत चांसेस रहता है। इस वजह से हम टूल्स का यूज करते हैं, जैसे उसको अब आप लोग लिखना, सितार के लिए हम यूज करते हैं मिजराब का, मिजराब। ठीक है, आप लोग कभी देखेंगे किसी सितार प्लेयर के हाथ में उसने कुछ पहना होगा हाथ में, मेटेलिक सा, है ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मिजराब। आप लोग लिखना सब, मिजराब, राइट। मिजराब इज यूज्ड टू प्ले सितार एंड प्लेक्ट्रम इज यूज्ड टू प्ले गिटार, राइट। गिटार इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, गिटार बहुत कॉमन एग्जांपल है आप लोगों के लिए, और आप लोग सभी चाहते हैं कि हम गिटार सीखें, पर आप लोग सभी क्लासिकल भी सीखिए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, गिटार हो गया, सितार हो गया। अच्छा, अब सरोद भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं चाहता हूं ये आप जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, आप लोग इनको याद रखें। इनको याद रखोगे ना, आपकी आने वाली लाइफ में ये काम आएंगे, कि आप कभी इंस्ट्रूमेंट देखो तो पहचान जाओ, ये कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट। इसलिए मैंने वो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं कि जो आप लोग, जो आपके नोन में नहीं है, और जो आप लोग देख के ना याद करो, उसको पहचान पाओ आने वाली लाइफ में। ठीक, तो पहला हुआ सरोद, इसको याद रखना, सरोद। ठीक है, कुछ लोग, कुछ जो आर्टिस्ट हैं, मैस्ट्रोज हैं, उसको नाखून से बजाते हैं सरोद को, क्योंकि अगर हम नाखून से बजाते हैं ना, तो उसका साउंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब साउंड ना बहुत क्रिस्प एंड क्लियर आता है। ये उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं, उन्होंने बताया है डिफरेंस, कि जब हम नाखून से बजाते तो कैसा साउंड आता है, और जब हम कोई टूल से बजाते हैं, मतलब टूल मतलब कह सकते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे कैसा साउंड आएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है साउंड के बारे में। तो सरोद जो है नाखून से बजाते हैं। ठीक है, चौथा इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। अच्छा, सारंगी में ना बीच में भी स्ट्रिंग्स होती हैं, अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, जिससे हमारी साउंड मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हमारी साउंड आती है। और ये साउंड कैसे, जैसे अब सारंगी में तो आप देख रहे होंगे इसके बराबर में एक बो रखी है, बो मतलब एक, जैसे कहते हैं एक टूल रखा है, बो कहते हैं इसको, लिखना ये सब ना, बो, इसको कहते हैं बो। सारंगी के बराबर में एक रखा है बड़ा सा ना, एक टूल रखा है, उसको कहते हैं बो, गज कहते हैं इसको, गज, हिंदी में गज कहते हैं। ठीक है, तो इसको तो नाखून से बजाना पॉसिबल नहीं, या कोई टूल से, तो हम इसका ऐसे यूज करके सारंगी को बजाते हैं। सारंगी को यहाँ पे रख के और ऐसे करके, ऐसे लेफ्ट राइट में इसको हॉरिजॉन्टली हम ये जो टूल है, गज है, इसको करके इसको हम सारंगी को बजाते हैं, राइट। तो सारंगी हो गया। चौथा हो गया वीणा। अच्छा, वीणा आप सब लोग जानते होंगे, वीणा की देवी कौन है? गॉडेस सरस्वती, राइट। गॉडेस सरस्वती इज द ओनर ऑफ वीणा। तो आप याद रखना, वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, वीणा, क्योंकि आपने देखा होगा माँ सरस्वती इसको कैसे बजाती हैं, है ना। छठा इंस्ट्रूमेंट है संतूर। संतूर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देखोगे आप बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं ऊपर, राइट। ये कम से कम 100 या 70 से 100, इससे ऊपर भी 70 से 100 स्ट्रिंग्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, कश्मीर से निकाला गया है, कश्मीर से निकला है, पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट है।
संतूर। और ये देख रहे होंगे संतूर के बराबर में ना 2 स्टिक्स रखी हैं, राइट। तो इन स्टिक्स की मदद से संतूर की जो तार हैं इन पे इसको मतलब स्ट्राइक करके इन तारों को बजाया जाता है, राइट। तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा साज है संतूर। आप लोग इसको सुनिएगा यूट्यूब पर, आप इसको कॉन्सर्ट्स में सुनिएगा, बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्यारे होते हैं, बहुत मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब प्राइमरी जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, राइट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझ में आया, आप लोग समझे कि जब साउंड का प्रोडक्शन स्ट्रिंग्स के थ्रू होता है, या तो हम उसको प्लग करके बजाते हैं या उसको स्ट्राइक करके। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी पूरी हुई, ठीक है। तीसरा आता है नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इडियोफोन्स या फिर घन वाद्य, इसको आप लोग लिखना, हिंदी में कहते हैं घन वाद्य, इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स और इडियोफोन्स, राइट, इडियोफोन्स। अब मैं बताता हूं नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहते हैं। जैसे कि मेम्ब्रेन मतलब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब किसी भी हम फील्ड में देखें, मेम्ब्रेन मतलब एक तरह की स्किन, राइट। तो मेम्ब्रेन इज अ स्किन, तो नॉन मेम्ब्रेन मतलब विदाउट स्किन, राइट, विदाउट स्किन। अब स्किन वो कैसी हो सकती है, या तो वो तबले की स्किन हो सकती है, मतलब एनिमल स्किन कहते हैं, एनिमल स्किन, राइट। वो सिंथेटिक स्किन हो सकती है, वो प्लास्टिक की स्किन हो सकती है। तो अलग अलग तरीके की स्किन्स आती हैं, बट विदाउट स्किन, तो वो है नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं घन वाद्य, ठीक है बच्चों, घन वाद्य, याद रखना, घन वाद्य, नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स और इडियोफोन्स, ठीक है। अब मैं इसमें कैटेगरी बताता हूं आपको कि क्या क्या कैटेगरी है, पहले मतलब समझाता हूं। विदाउट स्किन, जब साउंड का जो प्रोडक्शन होता है ना, जो साज है उसमें एक तो स्किन नहीं होती, और जो साज है मतलब जो वाद्य है उसको आपस में टकरा के जब हम बजाते हैं, ठीक है, टकरा के जब हम इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और जब साउंड निकलता है वो होता है नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स में। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन्स पे आपकी दिखाया गया होगा ये नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स। देखो इन सब में ना स्किन नहीं है, मतलब नॉन मेम्ब्रेनस है, राइट, स्किन नहीं है, और इनको आपस में या तो टकरा के बजाया जाता है, ठीक है, इसमें स्किन नहीं है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मतलब हाथों से, या तो हाथों से, मतलब जनरली इंस्ट्रूमेंट हाथों से, अब जो हमारे माउथ से वो तो अलग हो गया, वो तो विंड की कैटेगरी में आ गया। अब जो ज्यादातर जो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो हाथों से बजाए जाते हैं, हाथों के थ्रू, राइट। तो देखो इसमें स्किन नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ना स्किन नहीं है। पहला इंस्ट्रूमेंट है मंजीरा। आपने बहुत सारे टेम्पल्स में देखा होगा मंजीरे का यूज होता है, राइट, कीर्तन में, मंदिर में आप लोग गए होंगे, आपके घरों में भी होगा मंजीरा, इसको मंजीरा कहते हैं, राइट। इसको हम ऐसे करके हाथ में पकड़ के, तब ऐसे करके जब हम इसको आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। मंजीरा समझे आप, नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ, आपस में टकरा के बजता है और स्किन नहीं है कोई, राइट। तो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आपस में जब जो दो पार्ट्स हैं वाद्य के, जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वाद्य के, जब वो आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोडक्शन होता है। मंजीरा, कोई पूछेगा ना मंजीरा किस कैटेगरी में आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट है, मतलब घन वाद्य है, इसमें कोई स्किन नहीं है, ठीक है। दूसरा है घंटी। मंदिरों में बजाते हो ना घंटी, तो क्या है, आपस में ही हम इस घंटी से टकरा रहे हैं, मतलब जो घंटी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो सर्कुलर हिस्सा है, वो जब टकराता है दूसरे मेटलिक पे, मतलब उसी का ही पार्ट है, उससे टकरा रहा है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई स्किन नहीं है, ये मेटल से बना है, स्किन नहीं है, राइट, तो मेटल से बना है। तो अब नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट या तो मेटेलिक हो सकता है, या प्लास्टिक से हो सकता है, या फिर वुड से हो सकता है, ग्लास हो सकता है, राइट। तीसरा है खड़ताल। खड़ताल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, राजस्थान में इसका बहुत यूज होता है। राजस्थान आपने देखा होगा, खड़ताल को ना ऐसे हाथ में लेके बड़े सुंदर तरीके से बजाते हैं, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, आप लोग सर्च करना इसके बारे में, खड़ताल के बारे में। राजस्थानी लोग, जो राजस्थानी फोक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी अब देखो इसमें स्किन नहीं है कोई, ये वुड से बनता है, और वुड से मतलब देखो कि 4 पीस हैं, हाथ में कैसे ले रखा है इन्होंने, 4 पीस हैं, 4 पीसों को मतलब 2 एक हाथ में, 2 एक हाथ में, तो बड़े सुंदर तरीके से कैसे साउंड इनमें से निकलता है,
ये एक कलाकारी वाली बात है, राइट। तीसरा हुआ खड़ताल, याद रखना इसको, खड़ताल। अच्छा, फिर आया जल तरंग। जल तरंग मतलब जल, जल में आप समझ रहे होंगे वाटर। अब ये ना सारे जो जल तरंग एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आज इसका जो प्रयोग है, प्रचलन है, वो बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बजा नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, जल तरंग का बहुत आजकल इतना प्रमोशन नहीं है, बट ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्लासेस होते हैं, मेड ऑफ ग्लास, नॉट प्लास्टिक, कांच के ग्लासेस होते हैं। उसमें ना अलग अलग लेवल पे पानी भरा जाता है, अलग अलग लेवल पे, और तब साउंड प्रोड्यूस होती है। 2 स्टिक्स के द्वारा अलग अलग, मतलब बहुत सारे ग्लासेस होंगे, उनमें अलग अलग लेवल पे पानी होता है, राइट। तो हर ग्लास पे जब हम स्ट्राइक करते तो एक अच्छा साउंड आता है। तो आप लोग अभी इसको घर पे ट्राई करना, कटोरिया लेना, उसमें अलग अलग लेवल पे पानी भरना, फिर उसको स्ट्राइक करोगे ना तो बहुत अच्छा एक मेलोडिक, एक मेडिटेटिव साउंड आप महसूस करोगे। तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जल तरंग कहते हैं इसको, जल तरंग, राइट। इसको याद रखना, ये बहुत ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, जल तरंग। इसको लिख लो आप लोग, जल तरंग। सभी इंस्ट्रूमेंट्स लिखना, राइट। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप लोगों को अगर कभी देखोगे ना और आपको खुद मजा आएगा। आप मतलब जल तरंग, जैसे मैंने बताया, जल तरंग आप खुद घर पे बना सकते हो, यूज कर सकते हो। आपके घरों में मंजीरा है, घंटी है, उसको आप लोग बजाइए, यूज कीजिए और समझिए कि किस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस किस कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, राइट। अच्छा, तीसरा है घटम। घटम जो है साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, घटम। ये क्या होता है, घड़ा है, घड़ा। घड़े के ऊपर स्किन नहीं है और एक रिंग के ऊपर रखा जाता है ताकि टूटे ना। मिट्टी का होता है, मिट्टी का बनता है, क्ले से भी बनता है। तो इसको हाथों से बजाया जाता है, पर स्किन नहीं है, तो इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। अगर इस पे हम स्किन ढक देंगे तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, फिर वो परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में कैसे आएगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हुआ पांचवा, घटम। घटम साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग साउथ इंडियन के जो कॉन्सर्ट्स होंगे उसमें आप देखोगे, साउथ इंडिया में कभी आप जाओगे तब देखोगे, एक घड़ा सा है, उस पे लोग हाथों द्वारा बजाते हैं। घटम, घटम कहते हैं इसको। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखिएगा, घटम, राइट। हाथों की हेल्प से बजता है घटम, ठीक है ना, गोदी में रख के हाथों की मदद से बजाया जाता है, बट स्किन नहीं है, इसलिए वो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट है। इडियोफोन्स है, घन वाद्य है, ठीक है। अब लास्ट है एक्सिलोफोन। एक्सिलोफोन आप लोग समझ गए होंगे, एक्सिलोफोन तो हम बचपन में खिलौना भी आता था एक्सिलोफोन का, है ना, तो सब लोग पहचान गए होंगे। ये स्टिक होती है, स्टिक को हाथ में रख के अलग अलग, ये मेटेलिक जो प्लेट्स हैं, ये मेटल की ना प्लेट्स हैं। अब जैसे मैंने बताया, आपस में जब वही इंस्ट्रूमेंट आपस में टकराता है या उस पे हम स्ट्राइक करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। एक्सिलोफोन में हम 2 स्टिक्स लेके, मेटेलिक है, स्ट्रिंग्स नहीं है, राइट। एक्सिलोफोन में स्ट्रिंग्स नहीं है, स्किन नहीं है, इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम स्ट्राइक करते हैं, राइट, स्ट्राइक करते हैं, इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये खत्म हुई हमारे नॉन मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी, ठीक। अब आएंगे हम चौथी कैटेगरी पे, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो साज है, जो मेरे सामने रखा है, परकशन इंस्ट्रूमेंट, राइट। परकशन इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में कहते हैं अवनद्द वाद्य। क्या कहते हैं, अवनद्द वाद्य। अवनद्द वाद्य मतलब मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट्स। मेम्ब्रेनस मैंने आपको बताया स्किन, राइट। तो मेम्ब्रेनस इंस्ट्रूमेंट मतलब द इंस्ट्रूमेंट्स with a skin, and when the sound is being produced by the use of hands, by striking on the skin by the use of hands, मतलब hands की हेल्प से जब इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, स्किन है, देख रहे हो आप लोग, स्किन है, ये स्किन है, ये प्रॉपर एक स्किन है, और हम हाथों द्वारा इसको बजाते हैं तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। इसमें बहुत सारी, इसमें मतलब बहुत जो रिसर्चर्स रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने बहुत कैटेगरी बताई है इन सारे इंस्ट्रूमेंट में, कि इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ, जैसे मैंने बता रहा था कि जैसे जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम नाखून से बजाएंगे तो ये है, प्लेक्ट्रम से बजाएंगे तो ऐसे है, तो किस, मतलब उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, राइट। तो वो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, इतनी डिटेल में नहीं, जब वो बहुत डीप स्टडी है, मैं बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें भी मतलब मेन है कि जब स्किन हो, एक पूरा जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है, अंदर से जो बर्तन है या वुड है वो अंदर से हॉलो होगी, ऊपर स्किन होगी,
और वो रस्सियों द्वारा, ये जो रस्सियां हैं, ये जो रस्सी देख रहे हो आप लोग, रस्सियों द्वारा इसको कसा जाएगा, स्किन को रस्सियों द्वारा कसा जाएगा उस मेटलिक्स के उस बर्तन पे या वुड पे, तो वो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है, मतलब अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, पहला इंस्ट्रूमेंट तो तबला ही मैं कहूंगा, तबला अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है, परकशन इंस्ट्रूमेंट है तबला, राइट। आप देख रहे हो स्किन है, स्किन है, रस्सियों से बंधा हुआ है, ये रस्सियां हैं, ऊपर नीचे आपस में अच्छे से रस्सियों से बंधा हुआ है। ये इसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको बद्धी कहते हैं, बद्धी, इसको डोरी रस्सी कहते हैं, रस्सियों से बंधा हुआ है। ये बर्तन है पूरा, बर्तन अंदर से हॉलो है, ये लकड़ी है, अंदर लकड़ी थोड़ी सी बीच में से खाली है, थोड़ी भरी हुई है, और उसके ऊपर स्किन रखी गई है और रस्सियों से बांधा गया है और हाथ से हम बजाते हैं, तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट हुआ, राइट। नेक्स्ट है ड्रम्स। ड्रम में ऊपर स्किन होती है, राइट, स्किन होती है, वो सिंथेटिक स्किन होती है ड्रम्स में, तो ड्रम्स परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। हम उसको भले ही कभी कभी हाथ से भी बजाते हैं, स्टिक से बजाते हैं, उस ऊपर स्किन है, राइट, इसलिए वो परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। पूरा ड्रम को जो सेट है वो पूरा परकशन इंस्ट्रूमेंट है। ड्रम इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट, राइट, ड्रम अवनद वाद्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पखावज। आप लोग देख रहे होंगे, पखावज पहला इंस्ट्रूमेंट है, पखावज। ये लेटा हुआ है, दोनों तरफ स्किन है आपस में, राइट, और ये डोरी से बांधा गया है। ठीक है ना, ये ऐसे करके डोरी से दोनों जो स्किन्स हैं इधर उधर, वो आपस में डोरी से बांधी हुई हैं। ठीक है, तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट है और हाथों से बजाया जाता है। ठीक, पखावज, याद रखना इसको, पखावज। ठीक है, दूसरा है डफली। डफली, डफ, इसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में गानों में, मतलब जो ओल्ड हमारे बॉलीवुड मूवीज में इसका बहुत यूज रहा है, डफ को ऐसे करके। मतलब आप देखते होंगे हमारे ना गली मोहल्ले में भी मतलब कुछ लोग आते हैं कीर्तन करते हुए, साधु लोग आते हैं वो डफली बजाते हुए, तो डफ इंस्ट्रूमेंट है, स्किन है ऊपर, ये पूरी स्किन है और हाथ से बजता है, इसलिए परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में है, राइट, स्किन है तो डफली। इन सब इंस्ट्रूमेंट को याद रखना आप लोग, डफली। ठीक, तीसरा है मृदंगम। मृदंगम एक साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग कहते हैं इसको, साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है मृदंग। आप देख रहे हो दोनों तरफ स्किन है, हाथ से बजाते हैं, इसलिए परकशन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। स्किन या तो एनिमल स्किन हो सकती है, ज्यादातर एनिमल स्किन होती है, या सिंथेटिक हो गई, प्लास्टिक हो गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्किन्स होती हैं जिनका यूज इंस्ट्रूमेंट को ढकने के लिए किया जाता है। ठीक, तीसरा हुआ मृदंगम। चौथा है खोल। खोल भी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, खोल। एस्कॉन के टेम्पल्स में जब कीर्तन होता है तो इसका यूज किया जाता है। आप लोग देखोगे तो कभी कभी बच्चे होते हैं, पूछते हैं कि सर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, आगे लाइफ के लिए काम आएगी, आप लोग इसको लिखिएगा, याद कीजिएगा। परकशन इंस्ट्रूमेंट, सारे जो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी है उनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आया खोल, उसके बाद आया नक्कारा। नक्कारा, नक्कारा ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा मतलब एक ऐसे होता है कि फोटो में देख रहे हो आप लोग ना, तो नक्कारा ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्टिक से बजाते हैं। ये ऊपर स्किन मड़ी हुई है, स्किन से ढका हुआ है, स्किन से जब हम उसको स्ट्राइक करते तो आवाज आती है, राइट। ये ज्यादातर शहनाई में, बैंड बाजे जो शादियां होती हैं उनमें इसका यूज होता है नक्कारे का। पुराने जमाने में इसका बहुत यूज किया जाता था, है ना, तो नक्कारा। अच्छा, छठा इंस्ट्रूमेंट है नगाड़ा। देखो डिफरेंस समझना, पहले वाला था नक्कारा और छठा है, मतलब लास्ट वाला है नगाड़ा। ये ना हाइट में बहुत बड़ा होता है और जो इसकी साउंड है, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम पे इसका यूज होता था और आज भी होता है, आज भी होता है। नगाड़ा को 2 स्टिक से बजाया जाता है और इतना बेसी, इतना हैवी साउंड होता है। जब पहले जमाने में वो होता था ना, एक जंग होती थी, जंग का मैदान होता था, या लोगों को हमें अवेयर करना होता था कि जो कहते हैं सुनिए सुनिए, एक राजा की एक बात है, तो नगाड़े का यूज होता था कि जो द्वारपाल होते थे, राज दरबार के लोग होते थे, उसको ऐसे करके लोगों को अवेयर करने के लिए इसको बजवाते थे, कि क्योंकि बहुत बहुत भारी जो साउंड है, साउंड बहुत भारी साउंड है। और आप लोग कभी देखोगे नगाड़ा ऐसे करके बजाया था, नगाड़ा, इसको नगाड़ा कहते हैं। वो जो है ना गाना है, एक गाना भी है, आप लोगों को पता होगा नगाड़ा, उसमें नगाड़ा बजाया गया है। वो साउंड को देखना आप लोग और सर्च करना नगाड़ा, राइट। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं खत्म करता हूं, मैं दूसरे टॉपिक पे चलना चाहूंगा।
ठीक है, अब आता है द लैंग्वेज ऑफ तबला. द लैंग्वेज ऑफ तबला. सिंस आई एम अ तबला प्लेयर, so I know more deeply about tabla. I know little bit about another instruments because my profession is to play tabla, right? तो लैंग्वेज ऑफ तबला से मेरा मतलब क्या है? लैंग्वेज ऑफ तबला मतलब तबले की भाषा. तबले की भाषा क्या है? ये तो साज है, ये कैसे बोलेगा? अब ये भी बोलता है. जो साउंड प्रोडक्शन है वो बोलना, उसको कहते हैं बोलना. ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग मानते हैं कि जो साज बनाने वाला होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत अच्छी बात है मैं बता रहा हूं और इसको ध्यान में रखना. आप लोग कहते हैं कि जो साज बनाने वाला जो कारीगर है वो भी आर्टिस्ट है. और जो कारीगर इस जैसे कहते हैं ना एनिमल स्किन है, ये एनिमल स्किन है, ठीक है, और ये बोलता नहीं है. जो इसको बुलवा दे, जो कारीगर इसको बुलवा दे साजों को, वो है असली कारीगर. और हमारे म्यूजिक में इसकी बड़ी महत्वता है. हम अपने कारीगर को पूछते हैं क्योंकि उसमें इतना कैपेबल है कि वो एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग, मतलब जो लोगों को आपस में जो कम्युनिकेट करवा सकता है, मतलब ऑडियंस और जो मेन आर्टिस्ट में जो कम्युनिकेशन वो इंस्ट्रूमेंट करवाता है, राइट? तो वो एक माध्यम है, ठीक है. तो कहते हैं कि जो मरे हुए को जिंदा करा दे कारीगर, वो होता है, ठीक है. इसको आप लोग समझना ध्यान से, ठीक है. अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ तबला. तबले की भाषा क्या है? तबले की भाषा मतलब तबले के बोल. तबले के क्या क्या बोल हैं बेसिक मैं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक बताऊंगा. आने वाली क्लासेस में ना हम इसको और अच्छा करेंगे और आगे समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि तबले की भाषा क्या है, ठीक. मेन मैं बताऊंगा तबले के 10 बोल्स हैं. 10, ओनली 10. सभी लोग जानते हैं काउंटिंग 1 to 10. आई होप आप सभी 1 to 10 की काउंटिंग जानते हैं, ठीक है. सिर्फ 10 बोल्स है तबले में, बेसिक बोल्स हैं. तो जो 10 बोल्स हैं उसको लिखना आप लोग, ठीक है. 6 बोल, जो 6 बोल्स हैं, मतलब 6 बोल जो हैं वो राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट पे बजते हैं, राइट हैंडेड ड्रम पे बजते हैं. इसको लिखना, 6 बोल राइट हैंडेड पे बजते हैं. 6 बोल्स आर प्लेड ऑन द राइट हैंडेड ड्रम, ऑन द राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट. राइट मींस दाहिना. 6 बोल, ठीक. 6 हो गए, बचे 4. 2 बोल बजते हैं लेफ्ट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट पे. 2 मतलब 2 कैटेगरीज, आई मीन 2 कैटेगरीज, ठीक है. 2 कैटेगरी मतलब 2 बोल लेफ्ट हैंडेड ड्रम पे बजते हैं, लेफ्ट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट पे बजते हैं. 2 बोल हो गए, 8 बचे 2. अब 2 बोल जो हैं वो दोनों पे बजते हैं, मतलब दोनों पे साथ बजते हैं, ठीक है. दोनों पे साथ बजते हैं, ओके. और एक मतलब 11वां वो मैं एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूंगा, कंपाउंड कहते हैं उसको, कंपाउंड, जो दोनों पे एक साथ तो नहीं बट दोनों को जोड़ के बनते हैं, ठीक है. तो टोटल 11 हो गए, बट बेसिक 10 है. बेसिक जो तबले की जो लैंग्वेज है, तबले के जो बोल्स है वो 10 बोल्स हैं, राइट, ठीक है. तो पहले मैं बताऊंगा लेफ्ट इंस्ट्रूमेंट का, लेफ्ट हैंडेड ड्रम के मैं साउंड्स बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना बच्चों और इसको नोटबुक में लिखना, ठीक है. लेफ्ट हैंडेड ड्रम पे 2 साउंड्स हैं, क्लोज साउंड, ओपन साउंड. अच्छा अब मैं सुनाता हूं ओपन साउंड. देख रहे हो बेसी साउंड है, रेजोनेंस जा रहा है. ये ओपन साउंड है, ओके. ओपन साउंड समझे? ओपन साउंड से मेरा क्या मतलब है? जब रेजोनेंस जो है वो जाती रहे, वो कंटिन्यू खींचे, ठीक है, वो हो गया ओपन साउंड. और क्लोज साउंड, क्लोज साउंड, ये क्लोज साउंड हुआ, समझे बच्चों? ये क्लोज साउंड हुआ. दोनों में साउंड में अपने कान पक्के रखना, समझना दोनों को अच्छे से. क्लोज साउंड ये बंद हो गए, एकदम से बंद हो गए, इसमें रेजोनेंस नहीं है. ओपन साउंड, ठीक है. लेफ्ट हैंडेड ड्रम में ये 2 साउंड्स हैं, क्लोज साउंड, ओपन साउंड. ये 2 कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्लोज साउंड, ओपन साउंड. अच्छा इसको लिखना आप लोग, ठीक है. क्लोज साउंड पहला मतलब क्लोज साउंड में क्या क्या जो बोल हैं वो बजते हैं, क, की और के. इसको लिखना आप लोग, सभी लोग लिखना. क से कबूतर वाला क, के और की क्लोज साउंड है. और कत, 4 बोल मैंने बताए, 4 बोल क्लोज साउंड है. 4 बोल मतलब पहले कैटेगरी के 4 बोल हैं, क, की, के और कत. क भी ऐसे बजता है, के भी ऐसे बजता है, कत भी ऐसे बजता है और की भी ऐसे बजता है, ठीक है. कैसे बजता है ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना अब फटाफट, ठीक है. ये देख रहे हो हैंड, ये हैंड है,
ठीक, यहां पे लाइन है एक, देखना सभी लोग अपना हाथ देखो ना, ये लाइन है ना, इस लाइन को हम, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसको शाही कहते हैं, शाही कहते हैं। इसके एज पे रखेंगे, एज पे रखेंगे और सिर्फ अपना हाथ को ऊपर नीचे, बस यहां से मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा सिर्फ, कत, ठीक है, कत, क, के, का, की, ठीक है। ये आप जब फ्यूचर में लेसन्स आएंगे तो जो भी क का साउंड होगा वो ऐसे बजेगा, वो ऐसे आएगा, ठीक है। जो भी बच्चे तबले परस्यू कर रहे हैं वो प्लीज ध्यान दें, कई बच्चे ऐसे बजाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बजाते हैं, वो गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं बजाना, हाथ यहां रहेगा, सिर्फ ये मूवमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया क्लोज साउंड, पहला साउंड हुआ। अब आते ओपन साउंड। आप लोग जानते हैं ग से गमला या घ से घर, ग या घ, तो घे, घे मतलब घ में एक ही मात्रा, घे, घे या गे, दो साउंड है बस ओपन साउंड में। तो घे और घे एक ही तरीके से बजता है, बेसिक एक ही तरीके से बजता है, पर दो साउंड्स हैं, ये ओपन साउंड है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, कई बच्चों का हाथ यहां होता है, इधर बिल्कुल पीछे, ऐसे नहीं, इधर नहीं बजाया, ऐसे करके नहीं बजता तबला, ऐसे करके नहीं बजाना लेफ्ट हैंडेड ड्रम। आपकी जो ये वाली लाइन है ये यहां रहेगी हमेशा, ऑन द एज ऑफ तबला, ऑन द एज ऑफ शाही, ठीक है, यहां पे रहेगी। और हमेशा इसको कैसे बजाओगे आप लोग, जैसे सांप देखा है ना आपने, सांप, स्नेक देखा है आप लोगों ने, स्नेक, उसको सी शेप में ऐसे होता है ना स्नेक, राइट, स्नेक ऐसे होता है, ठीक है। तो उसी शेप में, सी की शेप में ये जो लाइन है यहां पे रहेगी, और तब हम इसको हिट करेंगे। इस ये जो यहां पे देखो शाही के आगे थोड़ा स्पेस है, यहां पे हिट करेंगे, राइट, और फ्रॉम पोर्स से करेंगे, पोर्स, जो हमारी उंगलियों के पोर्स हैं, नाखूनों से नहीं करना बच्चों, पोर्स से करना है, पोर्स से हम हिट करेंगे। मैं आपको धीरे से दिखा रहा हूं, धीरे से समझना। ये यहां से आया और ऐसे करके हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, मतलब हिट करके ऊपर जाना है, ऐसे होगा साउंड, ओके। ये हुआ ओपन साउंड। घ, घे और गे लिखना इसको, ठीक है। घ से वाला घर, घ मतलब घ, फिर घे और गे, गे से गमले वाला गे, ऊपर ए की मात्रा। लेफ्ट हैंडेड ड्रम की साउंड्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंडेड ड्रम की साउंड्स, राइट हैंडेड तबला की साउंड्स, ओके, ठीक है। तो दो साउंड्स मेरी कंप्लीट हो गई, राइट। और जैसे मैंने बताया बच्चों वैसे करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं नाखूनों से बजाते हैं, नाखूनों से, ये नाखून से बजाते हैं, नाखून से, देखो नाखून से ऐसा साउंड आता है, मतलब बहुत ना अच्छा नहीं आता साउंड, वो साउंड में ना नाखून से बजा के ना, और तबले की स्किन और खराब होती है, क्योंकि नाखून से बजाते हैं वो छिलती है स्किन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप पोर्स से बजाओगे हमेशा तबला, राइट, पोर्स से। कभी भी किसी को देखोगे मतलब वो नाखूनों से बजा रहा, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, इतना आपको कैपेबल होना है, राइट। तो ये हुआ लेफ्ट हैंडेड ड्रम के बोल्स। अब मैं आऊंगा राइट हैंडेड, ठीक है। पहला जो लेफ्ट हैंड में मैंने बताया, सिक्स बोल्स होते हैं, सिक्स, राइट, सिक्स, दो इसके हो गए क्लोज ओपन, इसमें कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अब आता है लेफ्ट हैंडेड ड्रम में, इसमें 6 होते हैं। पहला समझना, ता और ना, उसको एक साथ करके लिखो, ता ऑब्लिक ना, ता और ना, त से तरबूज में आ की मात्रा, उसके बाद ना, ठीक है। और बजता कैसे है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये कौन सा पार्ट है तबले का, भारी वाली स्किन कौन सी है, किनार, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया है, देखना वो सेशन। ता और ना किनार पे बजता है, ठीक है, ता और ना बजता है किनार पे, ओके। तो ये हो गया किनार, और बजाया जाता है इस पे ता और ना। मैं आपको बता दूं फटाफट कि ता और ना की प्लेसमेंट, और बच्चों तबला हो, पखावज हो, मृदंगम हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट हो, हर इंस्ट्रूमेंट की एक सेटिंग होती है। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप किसी भी तरीके से बैठ जाएं, किसी भी तरीके से बजा लें। हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक रूल है, वो आप सभी को फॉलो करना चाहिए, और क्योंकि वो एक लिमिटेशन है, और वो एक रूल है, और वो एक साज की इज्जत है, ठीक है। इसको देखना ध्यान से, आप लोग सभी देखना प्लीज, कि इसे कहते हैं रिंग फिंगर। ये हुई रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, यस और नो। इसको रिंग फिंगर क्यों कहते हैं, क्योंकि अनामिका है, इसमें रिंग पहनते हैं, इसलिए रिंग फिंगर है। इसको हिंदी में कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं मध्यमा, मिडल फिंगर,
इसको कहते हैं तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, ये थंब है, ठीक है। अभी सिर्फ इन चारों का काम है, ये सबसे स्मॉल फिंगर है। अच्छा, तबले में रिंग फिंगर हमेशा हमेशा, रूल इज अ रूल, तबले में रिंग फिंगर जो हमेशा शाही के, ये शाही है, इसके एज पे रहेगी, एज पे मतलब कॉर्नर पे, ठीक है, एज पे रहेगी, हमेशा सीधी रहेगी। मिडल फिंगर हमेशा अप, ये हमेशा ऊपर रहेगी। और जो साउंड आएगा, फर्स्ट फिंगर है राइट, ये जो फर्स्ट फिंगर है पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है पहली फिंगर का, इससे, इसको ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। पहले पार्ट से इसको बजाया जाता है, मतलब देखो अब ध्यान से देखना, मैं अपनी उंगली का जो, मेरी इंडेक्स फिंगर का जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट वैसे बजा रहा हूं। एक बार आप सभी लोग ट्राई कीजिए टेबल पे अपने हाथों पे कि किस तरीके से मेरा हाथ रखा हुआ है। देखो किस तरीके से मेरा हाथ रखा हुआ है, वो एक बार देखना आप लोग सभी, उसको एक बार टेबल पे ट्राई कीजिए कि कैसे मेरा हाथ रखा हुआ है। रिंग फिंगर हमेशा शाही के कॉर्नर पे, शाही के एज पे, मिडल फिंगर हमेशा अप, हमेशा अप। कई बच्चे ऐसे बजाते हैं, ऐसे, ये नहीं है, ऐसे नहीं बजता, रिंग फिंगर हमेशा यहां पे, ठीक है, मिडल फिंगर अप, और हम इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक आएगा, उसको कहते हैं ता और ना। ये हुआ ता और ना। दूसरा साउंड हुआ, दूसरा बोल हुआ तिन, तिन। अब तिन जो है वो बजता है मैदान पे, तिन बजता है मैदान पे, राइट, मैदान पे बजाया जाता है तिन को, इसको ध्यान देना, तिन जो है मैदान पे बजाया जाता है, तिन। वैसे ही जैसे हमने ता यहां पे आए, ऐसी तिन बजता है, फिंगर के उसी फर्स्ट पार्ट से तिन बजता है जिससे हमने ता बजाया था। और हाथ हमारा रिंग फिंगर जो यहीं रहेगी, मिडल फिंगर हमेशा ऊपर, तिन, ठीक है, तिन यहां मैदान पे, ठीक है, ता ना तिन। अच्छा, अब आता है दिन, दिन लिखना ध्यान से, दिन, द में मतलब द से वो दयालु वाला जो द होता है ना, द, उसमें दिन, ये दिन है, दिन, ओके, दिन, इसे कहते हैं दिन। सारी उंगलियों से बजाया जाता है, सारी उंगलियां, हमारे हाथ की सारी उंगलियां, हाथ स्ट्रेट रहेगा और दिन, ऐसे दिन, ओके। सिर्फ ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ऊपर से हमारे दिन, ये दिन है, ओके, दिन, ठीक है। तो 3 साउंड्स हो गए, तिन, ता या ना और दिन। अच्छा, अब आता है तुन, तुन कहते हैं। तुन कैसे कहते हैं, देखो तबले में मेन काम है इस उंगली का, मतलब ज्यादातर काम होता है इस उंगली का, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली का ज्यादातर काम रहता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर का। अच्छा, अब तुन कैसे बजता है, हम शाही के साइड में जाएंगे, साइड में, यहां पे साइड में हल्का सा स्ट्रोक करेंगे, हल्का सा, ऐसे स्ट्रोक करेंगे, ऐसे स्ट्रोक करेंगे, मतलब जो इंडेक्स फिंगर है इसके पोर से, ये मेरा पोर है, इंडेक्स फिंगर का जो पहला पार्ट है, इससे स्ट्रोक करेंगे साइड में, तिन, ठीक है, ये हो गया तिन। कई लोग इसको तिन कहते हैं, कई तुन कहते हैं, बट आप लोग ध्यान रखना तुन, ठीक है, तिन्ना, तिन, तुन, इसको तुन कहते हैं। और तबलों में कैसे होता है, तुन्ना, तिन्ना, तिन्ना, दोनों साथ यूज होते हैं, तिन्ना, तो तिन ये हो गया। तो 4 साउंड मैंने बताए, ता या ना, तिन, दिन और तुन या तिन। दोनों में डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको भी तिन कहते हैं, इसको भी तिन कहते हैं, बट जब आप लोग डीपली आगे स्टडी करेंगे, आप अच्छा ग्रो करेंगे तबले में, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तिन्ना, तुन्ना और तिन्ना, ठीक है। अब 2 साउंड्स और बचे, ठीक है। अब शाही पे 2 साउंड होते हैं, ते और टे। आप लोग सभी लिखना, ते को और कहते हैं ती। बजता कैसे है, हमारी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, जब हम दोनों को साथ में शाही के बीच में जब बजाते हैं, शाही के बीच में जब बजाते हैं, ये क्लोज साउंड है, ते। ये रूल है, शाही के हमेशा बीच में बजाएंगे, ते। इसको दूसरा बोलते ती, ठीक है, ती या ते, ती या ते, ठीक है। तो ये साउंड हो गया, ती या ते, ओके। अब अगला लास्ट साउंड, रे और टे। देखो, जब मैंने ते बजाया तो मेरी ये वाली उंगली ऊपर है, मेरी पहली उंगली ऊपर है, मेरी इंडेक्स फिंगर ऊपर है, ओके। अब मैं टे बजाऊंगा और रे बजाऊंगा, मतलब रे और टे, तो ऐसे बजेगा, तो मेरी ये दोनों उंगली ऊपर हो जाएंगी,
ठीक है, मेरी जो मध्यमा है और रिंग फिंगर है, अनामिका है, वो ऊपर हो जाएंगी, ठीक है, जब मैं टे बजाऊंगा तो ये समझना इसको ध्यान से, ते टे, ओके, ठीक है। ये तो हो गए 8 साउंड्स, हो मैंने आपको गिनवा दी 8 साउंड्स, क्लोज साउंड, ओपन साउंड, उसके बाद ता और ना, तिन, तिन हुआ, ये दिन हुआ, ये तुन हुआ और ये ते हुआ, ते और ती, इसको कभी ट भी कहते हैं लोग, ट, ट, ते ती और ट, ते ती ट, इसको याद रखना, ठीक है। और इसको कहते हैं र, इसको टे भी कहते हैं, इसको ट कहते हैं, इसको ट कहते हैं, इसको टे कहते हैं, टे, ठीक है। ये हो गए दोनों की 8 साउंड्स हो गई। अब मैं फटाफट बताऊंगा तीरा की ट, 9वीं साउंड है तीरा की ट, तीरा की ट, वो जो मैं कंपाउंड साउंड बता रहा था, कंपाउंड तीरा की ट, ती, जैसे मैंने बताया ती ते और र इससे बचता है, ट, ती ते और ट इससे बचता है, तो ती, र, र, की, अब देखो की इस पे आ गया, क के जो साउंड से इस पे आ गए, ती र की और ट, ती र की ट, 9वीं साउंड, ठीक है। लास्ट की 2 साउंड बचती हैं, तो दोनों साथ में बचती हैं, ठीक है। धा और धिन, जैसे मैंने बताया था ता और ना बचता है किनार पे, राइट, तो अगर हम ता और ना के साथ घे जोड़ देंगे, मतलब घे जोड़ देंगे तो बजेगा धा, मतलब धा, ता और ना के साथ जब मैंने घे जोड़ दिया तो बजा धा, धा, ये धा का साउंड है, राइट, ये धा हुआ। मैंने आपको हाथ की पोजीशन हम बता दी है, अगली क्लासेस में मैं आपको फिर बताऊंगा हाथ की पोजीशनिंग कैसे करनी है, ठीक है। एक क्लास साउंड है धिन, अब जैसे ता और ना के साथ हमने घे जोड़ा तो बजा धा, अब हम तिन के साथ जब ग जोड़ेंगे तो बजेगा धिन, ये धिन है। अब देखो मैं इसको बजा रहा हूं लौ पे, ये लौ है, मैदान है, मैं इसको मैदान पे बजा रहा हूं, धिन साउंड जो है मैदान पे है, धा साउंड किनार पे है, ठीक है। तो सारी एक बार रिवाइज करेंगे, धा, धिन, घे, घे और गे, का, के, की, कत, क के जितने भी साउंड्स हैं क्लोज साउंड हमारे डग्गे पे, और उसके बाद ता या ना, तिन, उसके बाद दिन, तुन और ते या ती या ट, और ये टे या तेट या तीर, र, र, टे और रे से कहते हैं, ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम जल्दी। थैंक यू वेरी मच।